बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आज केमिस्ट्री का पीपीए था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले 2-3 दिन में जो चीज़ें देखी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें से मोस्टली पेपर अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आया। तो ये उस पेपर का सोल्यूशन थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे पास पेपर लेट पहुँचा है, लेकिन बहरहाल आई हैव द पेपर नाउ। सोल्यूशन इसका आप साथ साथ देख लेते हैं इंशाल्लाह। सो पहला सॉल्ट एनालिसिस का ही आया है एज़ प्रेडिक्टेड। तो इसमें भी कैटायन एनायन डिटेक्ट करना था। नंबर 1, एज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्ट इज पेल येलो। तो कलर से ही मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट कलर्ड होते हैं, इनको कलर से ही आप पहले इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कॉपर का ब्लू होता है, फेमस कलर है, और Fe+3 का जो है फेरस का ये पेल येलो, उसका भी उसके येलो कलर का सॉल्ट होता है और पेल येलो उसका सोल्यूशन होता है। तो Fe+3 इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट हेयर। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिफाई द कैटाइन बाय यूजिंग प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस SCN-1। इसका जो मैंने लिखवाया भी था आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट, वो था पोटाशियम थायोसाइनाइड। तो यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बात आगे पूछ रहे थे कि वो ये वाला टेस्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ ही हुआ है, लेकिन वो पूरा सॉल्ट लिखने के बजाय उसका सिर्फ एनाइन लिख दिया है, क्योंकि कैटाइन तो यहाँ पर फेरस होगा ना, तो उसके साथ SCN- जो है वो रिएक्ट करेगा, तो फेरस थायोसाइनाइड बन जाएगा, तो ब्लड रेड कलर ऑब्जर्व होता है। तो इन्फेरेंस इसका क्या है? इन्फेरेंस इसका है कि Fe+3 इज़ कन्फर्म्ड। ये बस इतनी सी बात लिखनी थी, वो पहले ही पार्ट में आपको Fe+3 मिल गया, यहाँ सिर्फ लिखना था कन्फर्म हो गया। इतना आसान दे दिया आपको क्वेश्चन। फिर प्रपोज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रिडिक्ट द ऑब्जर्वेशन एंड राइट द इन्फेरेंस। 2 नंबर में ये सारा कुछ आपको इसमें ज़ाहिर लिखना था, यानी आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बताना था इसका क्या है, उसके बाद आपको उसका ऑब्जर्वेशन उसकी बतानी थी, उसका इन्फेरेंस बताना था फेरिक का। फेरिक में कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, उसके बाद पोटाशियम फेरोसाइनाइड भी हो सकता है। आई थिंक पोटाशियम फेरोसाइनाइड वाला अगर आपको याद हो तो टेस्ट यही था कि ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने ऐड करना है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, नाम लिख दें या K4FeCN6 लिख दें, K4 जैसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है उसी तरह आप भी लिखते हैं, K4Fe, नाम भी लिख दिया तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। Fe और फिर उसके बाद साइनाइड है तो CN6 होगा यहाँ पर। तो ये जब ऐड करते हैं फेरस के अंदर तो ये बनता है डीप ब्लू प्रेसिपिटेट। ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी? डीप ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ऑब्जर्व्ड जो ऊपर वर्डिंग है वही यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वर्डिंग से खास फर्क नहीं पड़ता। पर ये 1 नंबर इन दोनों का हो गया। इन्फेरेंस पे ज़ाहिर है आप लिखेंगे कि इसमें Fe+3 कन्फर्म्ड और इसमें कोई इन्फेरेंस है नहीं, तो आपका कैटाइन कन्फर्म हो गया था। उसके बाद एनाइन के टेस्ट हैं ज़रा, विच एनाइन कार्बोनेट और नाइट्रेट इज़ लाइकली टू प्रेजेंट। पहला पेज मैंने बार बार बताया था, वो फर्स्ट पेज अगर आपको वो स्कीम याद थी तो 1 मिनट का काम था कि अगर एफर्वेसेंस अगर स्टार्ट में प्रेसिपिटेशन होगी तो इट्स आइदर अ कार्बोनेट और अ सल्फेट। प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो जो विदाउट प्रेसिपिटेट वाले तो ज़ाहिर है कार्बोनेट जो था वो प्रेसिपिटेशन से ही आ रहा था, प्रेसिपिटेट नहीं है तो ज़ाहिर है नाइट्रेट ही होगा, NO3-1 ही होगा, इसमें तो कोई और बात ही नहीं। अब अच्छा अगेन इसमें आपको एक्सपेरिमेंट भी दे दिया, ऑब्जर्वेशन भी दे दी, इन्फेरेंस। अब इन्फेरेंस में क्या लिखेंगे? NO3-1 इज़ कन्फर्म्ड। ये कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। इंडिकेटेड लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे इंडिकेटेड लिखते हैं और यहाँ पे कन्फर्म, दोनों वर्ड्स ठीक है। आई प्रॉब्ली यूज़ इंडिकेटेड यहाँ पर वर्ड, और चूँकि वो नीचे कह रहा है कि कंफर्म करें, कन्फर्मेटरी इसके बाद है, तो उसमें भी होना चाहिए इंडिकेटेड यहाँ पर, बल्कि बेहतर है कि इंडिकेटेड ही लिखें, क्योंकि इसका मतलब है अभी आपने कंफर्म नहीं किया हुआ ना। जब आप कंफर्म करेंगे उसके यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद फिर आप लिखेंगे कि ये कंफर्म हो गया, तो अभी NO3- जो है वो इंडिकेट हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्रपोज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट प्रिडिक्ट द ऑब्जर्वेशन राइट द इन्फेरेंस फॉर द एनाइन, यानी यहाँ पर जो NO3- इंडिकेट हुआ है, अब इसको आपने कंफर्म करना है, तो इसके लिए इसका टेस्ट लिखना था। तो इसके साथ MnO2 वाला और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 वाला आप टेस्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये याद रखना है कि MnO2 यहाँ पर सॉल्ट था, यहाँ पर OS नहीं था। यहाँ सॉल्ट के अंदर यानी सॉल्ट के अंदर MnO2 ऐड करके, ये आपको याद होगा मेरे से 1-2 स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि सर ये यहाँ पे OS क्यों नहीं है, सॉल्ट क्यों है, तो मैंने बताया था कि ये OS का जो है वो रिएक्ट नहीं करता है MnO2 के साथ, ये सॉल्ट होना चाहिए, इसलिए तब वो ऑक्सीडाइज होगा। तो H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड है
ये इसके अंदर आप ऐड करके उसके बाद हीट करते हैं। ये पूरी बात आपने लिखनी थी अगर ये वाला टेस्ट लिखा है, ठीक है। या डाइफिनाइल अमाइन वाला, उसमें जैसे ये लिख दें ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइफिनाइल अमाइन, अगर वो लिखा है तो वो उसमें ये सारे झंझट पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लिखना था, तो दोनों में से जो आपने लिखा है। अगर ये वाला लिखा है तो MnO2 सॉल्ट लिखना था और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और साथ हीट ये भी लिखना था, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़रा मुश्किल था। अब यहाँ से क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं और उससे आप कंफर्म करते हैं कि वो NO3 माइनस है वो कंफर्म अब हुआ है, ठीक है। अगर डाइफिनाइल अमाइन वाला आपने लिखा तो उसमें डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है सोल्यूशन के अंदर, NO3 माइनस उसमें भी कंफर्म हो जाता है डीप ब्लू कलर की वजह से। नेम फुल नेम फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, तो ऊपर Fe है नीचे NO3 है, तो ये हो जाएगा जी FeNO3 और चूँकि वो है Fe की वैलेंसी 3 है तो FeNO3 होल थ्राइस ये पूरा आपने लिखना था। ये हो गया पहला सॉल्ट एनालिसिस का। उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन निकल सल्फेट NiSO4 एंड डाईमिथाइल ग्लाइकोसाइम इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ये आपको याद होगा, कल ही मैंने आपको ये वीडियो बना के दी थी, उसमें इक्वेशन लिखवाई भी थी। तो यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे NiSO4 ज़ाहिर है निकल सल्फेट है तो इट इज़ NiSO4 प्लस डाईमिथाइल ग्लाइकोसाइम है तो ये होगा जी 2C4H8O2 और N2 एंड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH है तो इधर बेशक NH4OH आप लिख दें और प्रोडक्ट में बनेगा जी निकल डाईमिथाइल ग्लाइकोसाइम तो Ni और उसके बाद C4H8O2N2 होल ट्वाइस प्लस इसके साथ H2SO4 भी होगा, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन थी। इसके बाद है जी डिस्क्राइब द रिजल्ट व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोसेजोन। तो ग्लूकोज प्लस फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड पर हीट करेंगे तो ग्लूकोसेजोन ही बनेगा। तो बनेगा क्या जी, ग्लूकोसेजोन इज़ फॉर्म्ड, बल्कि उसको अपने अपीयरेंस भी लिखनी है तो इसको ऐसा लिखते हैं, अपीयरेंस में येलो क्रिस्टल्स इसके होते हैं ना, तो येलो क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोसेजोन। और सक्रोज के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा तो नो रिएक्शन, सक्रोज के साथ नहीं करेगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। A compound reacts with sodium bicarbonate to produce carbon dioxide and turns the blue litmus paper red, तो compound acid होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर शामिल होगा। एसिड का आसान सा टेस्ट था ये। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। अगेन इसकी भी केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। इसकी दो इक्वेशन थी, एक मैंने लिखवाई थी और एक नोटबुक्स में भी लिखी हुई है। दोनों में से जो लिखी है वो ठीक है, दोनों ही लिख देता हूँ। यहाँ पे C2H5OH है और प्लस 4I2 है। मैंने इसको NaOH के साथ किया था तो उस वक्त मैंने लिखा था 6NaOH एंड दैट फॉर्म्स CHI3। उसके बाद है जी, नहीं एसीटोन से है, सॉरी ये तो एसीटोन वाली मैंने अल्कोहल वाली लिख दी। अच्छा एसीटोन वाली डिफरेंट है, एसीटोन वाली ये नहीं है। अच्छा एसीटोन के लिए फिर ज़रा रॉ मटेरियल में एसीटोन ऐड कर देंगे आप, विच इज़ CH3CO CH3COCH3 है एंड देन आयोडीन है 3I2 होगा प्लस NaOH होगा। अभी इसको बैलेंस करते हैं एंड इट गिव्स CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया और उसके साथ सोडियम का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना था CH3COONA प्लस 3 है या 4 है, चलो इसको बैलेंस करते हैं भी NaI प्लस 3H प्लस H2O। Na है I है 3, हाँ जी 3 ही आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा और वाटर के साथ भी 3 आएगा। ये है जी एसीटोन। अब उसने चूँकि मेंशन कर दिया एसीटोन तो एसीटोन वाली ही इक्वेशन लिखनी थी। कंप्लीट द गिवन टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। फिनोल के आइडेंटिफिकेशन में 2 टेस्ट थे, फिनोल प्लस ब्रोमीन वाटर। तो इसमें कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ब्रोमीन वाटर का, तो कलर डिस्चार्जेस
कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस। और फिनोल प्लस FeCl3 सोल्यूशन, तो इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, कलर ब्लू भी होता है और ग्रीन भी और रेड भी होता है, तो आप इसमें बेशक कोई भी इनमें से कलर लिख दें, ब्लू कलर या ग्रीन लिख दें, फेरिक की वजह से ग्रीन लिख देते हैं, ग्रीन कलर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो एक में कलर जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा और एक में कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। और वैसे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट भी बनता है, लेकिन कलर डिस्चार्ज काफ़ी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम, ये पूरा स्ट्रक्चर कल ही मैंने वीडियो में आपको बनाकर ड्रॉ करके दिखाया था, बल्कि वो यहीं पे कहीं पे होगी वीडियो इन डॉक्यूमेंट्स में, यहीं से दिखा देता हूँ, दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। निकल ये है जी, ये सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम का। मैंने स्पेशली इसीलिए कहा था कि ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पेपर में आ जाएगा। तो ये हो गया आखिरी क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल में सेक्शन बी जो है वो ज़्यादा टफर था सेक्शन ए के मुकाबले में, ये बहुत आसान था। बी में सारे ही एक्सपेरिमेंट्स में से क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, एक एक दो दो करके। बहरहाल ये आपके इस पेपर का सोल्यूशन हो गया और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा हुआ होगा ये पेपर पीबीए आपका। अब फिज़िक्स का जो है वो मैंने वीडियोस तो काफ़ी सारी अपलोड कर दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के लिए हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ कि आज शाम को करनी है या कल करनी है, बल्कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर दें शाम को 8 से 9 के अलावा कोई टाइम, यानी अगर हम कर सकें 7 से 8 या 9 से 10, तो मुझे आप कमेंट से बता देंगे तो हम कर लेंगे, वरना कल इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। कल मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी किसी टाइम में हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो टाइम आप लोग सजेस्ट कर दें, इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट करेंगे सेक्शन ए को एक लाइव स्ट्रीम में, और दूसरी लाइव स्ट्रीम में कोशिश करेंगे सेक्शन बी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसमें सारे क्वेश्चन भी बताऊँगा, टेबल सर्किट सब कुछ इंशाल्लाह कंप्लीट। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आपको पता है कि हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स वो एक एक करके किए थे, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी करेंगे। तो सी यू इन द लाइव स्ट्रीम देन इंशाल्लाह।